रमज़ान तैयारी कल की हमारी इस खास पहल में आप सभी का स्वागत है। और ये सीएनबीसी आवाज़ का बहुत ही खास इनिशिएटिव है जिसका मकसद फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी इन्वेस्टर एडुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना है। आइए वेलकम करते हैं उस शख्स का जो हर बातचीत में गहरी समझ और बेजोड़ स्पष्टता लेकर आते हैं। प्लीज़ वेलकम सीएनबीसी आवाज़ और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल को टू डिलीवर द ओपनिंग नोट। हेलो आईएमटी गाजियाबाद। आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? ओह वाओ, 2030 आते आते मतलब जब आप लोग ग्रेजुएट करके जाएंगे और जब आप लोग 2030 तक एक अपने करियर के एक ऐसे मुकाम पर होंगे जहां पर आप बहुत ही एक उड़ान लेने वाले होंगे अपने करियर की। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं, तब इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो होगी 104 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन, और डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया की पता कितनी होगी? 31%। मतलब सिर्फ 31% लोग डिपेंडेंट होंगे। तो 2030 में अगर हम इस आंकड़े को टच करने जा रहे हैं तो हम एक शुरुआती कदम रख चुके हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ अगले 25 से 30 साल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस। थैंक यू अनुज। और अब बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को, श्री अतुल वत्स आईएएस, जिनकी नेतृत्व क्षमता ये साबित करती है कि जब डिसीजन लेना हो तो क्लैरिटी और एम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट होता है वो केवल मैनेज करना नहीं होता बल्कि बड़े बदलाव लाता है। अतुल जी, कभी आपको लगा कि काश ऐसा किया होता तो बड़ा अच्छा होता, ये एक मिस हो गया, एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमें ज़्यादा समय रहते समझ में नहीं आई? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। आपने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही गंभीर सवाल पूछ लिया है और मुझे लगता है कि बड़े बड़े गुरु भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। बट सर्टनली हाइंडसाइट में जब हम लोग चीज़ों का पीएम करने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि ये रास्ता अगर ऐसे लिया होता तो हो सकता है कि और तेज़ हम अपने जिस पाथ को हमने चार्ट किया है वहाँ तक पहुँच पाते। गलतियाँ ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट रहता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होता कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ अगर जाते तो मैं कैसे सेवा भाव या लोगों की सर्विस में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाता बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन मेडिकल साइड। तो मुझे लगता है कि ज़रूर मैं मेडिकल प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है बजाय इंजीनियरिंग प्रोफेशन के जो मैंने बाद में किया। अनुज जी, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरीके के फाइनेंस मैनेजमेंट की बात अभी कर रहे थे जीडीए के एग्जांपल दे करके, आप तो पिछले कई सालों से लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। आपको कहाँ लगता है लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए जान के भी? लक्ष्मण जी, मैं क्या बोलूँ, मैं तो आज तक भी वही गलतियाँ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, फिनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी फुल प्रूफ वो नहीं ले पाएंगे। हमेशा आपको लगेगा कि काश मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया होता। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा हाइंडसाइट ढूंढते हैं। आज की डेट में भी सब यही सोच रहे होंगे काश मैंने 10 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया होता, या काश मैंने गाज़ियाबाद में ही 3 साल पहले 4 साल पहले जब ये सब डेवलपमेंट हो रही होती तब इन्वेस्ट कर दिया होता। तो एक फाइनेंस में एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी वो ये कि जो हो गया वो हो गया। एक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना होता है, और उसके बाद उस नॉलेज के साथ कि वो डिसीजन गलत हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी जब आप इन्वेस्ट करें, हाँ ये एक गलती जो लोगों को नहीं करनी चाहिए वो ये कि एक जैसे स्टॉक मार्केट के टर्म्स में कहते हैं ना कि अगर कुछ कंपनियों ने आपका पैसा या कुछ तरीके के स्टॉक्स ने अगर आपका पैसा हमेशा डुबाया है, आगे वो आपका पैसा डुबाने वाले ही है। तो फाइनेंस में एक चीज़ मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोरिंग चीज़ों के साथ रहें। बोरिंग चीज़ों के साथ मतलब आपको लगेगा कि यार पैसा मेरा 5 साल में 6 साल में 7 साल में डबल होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंपाउंडिंग के हिसाब से देखेंगे, जैसे 5 साल में डबल हुआ, उसके बाद इसका मतलब 4 साल में डबल नहीं, 4 साल में वो अगर 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हुआ तो 20 साल में वो 20 गुना नहीं होगा, 20 साल में वो 100 गुना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनमें से कई बच्चे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, किन्हीं को पैकेज की चिंता सता रही होगी, पता नहीं कितना पैकेज मिलेगा, इतना पैकेज मिलेगा तभी मैं जाऊंगा, इस स्ट्रीम में मिलेगा तभी जाऊंगा, इस सेक्टर में मिलेगा तभी जाऊंगा। ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या राय रहती है? मैं इसमें आप बस एक ही एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करो उसमें आपको बेस्ट होना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी है? ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी।
देखिए तो देखिए ना, तो उसमें एक डायलॉग है वो कि आप चाहे घास काटने वाले बनो, लेकिन अगर आप अच्छी घास ना काटो तो क्या फ़ायदा है। तो इधर से सुनता है, उधर अपने फादर को जाके बोलता है, लेकिन उसको जब वो असिमुलेट करता है, देन दैट इज़ द पॉइंट जब वो एक्चुअली टाइगर हिल के ऊपर विक्ट्री का, मतलब इंडियन नेशन का फ्लैग एस्टैब्लिश करता है। एक लास्ट क्वेश्चन अनुज जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, तो यहाँ जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर उसी सेगमेंट में है, तो उनके लिए कोई खास एडवाइस आपको, टिप्स? हाँ, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ी सी आपको बात काउंटर इंट्यूटिव लगेगी और ऐसा लगेगा कि एकदम ऑक्सीमोरॉन में बात कह रहा हूँ। आप सब लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एमबीए में अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना। लेकिन एक बार आप मिडिल मैनेजमेंट में और उसके आगे पहुंचना शुरू करेंगे ना, उसके बाद वो स्किल्स तो आपकी अपने आप डेवलप होती रहेंगी, लेकिन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, जो आपकी लोगों को डील करने की डील है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करने की जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मैटर करेंगी। वो ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आप ऑन द जॉब सीख लेंगे। ये एक ऐसी चीज़ें जो अभी आप यहाँ पर हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करें। अतुल जी, लास्ट लाइन कुछ एडवाइस के तौर पर देना चाहेंगे बच्चों को? आप भीड़ से अलग ही तब होगे जब आप उस तरीके से, उस डिसिप्लिन के साथ और उस परसिवरेंस के साथ मेहनत करोगे, एंड आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। सर्टनली आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्यों सिखा रहे हैं, मुझे कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। बट हर एक कोर्स में, हर एक स्ट्रीम में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड। प्रयास करें कि आप जो गैदर कर सकें उसको करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और समय निकालने के लिए। अतुल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो अनुज जी, मच। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ वो शख्स हैं जो ना सिर्फ फाइनेंस लीडर हैं बल्कि यंग माइंड्स और यंग जनरेशन के मेंटोर भी हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर विवेक कुमार सिंह, रीजनल हेड दिल्ली यूटीआई म्यूचुअल फंड। इन्फ्लेशन ये हमारी और आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। 2014 का हम लोगों ने एक आंकड़ा लिया है, उस समय का एक पिज़्ज़ा का एक रेट हुआ करता था, और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से वो हमारी और इनकम को वो खाता जा रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए होता है कि इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन जनरल अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन एक ऐसा है जो कि हमारी और आपकी इनकम को वो दीमक की तरीके से खाता जा रहा है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये दो बहुत टर्म्स आप लोग कई बार सुनते हैं। तो फर्स्ट की टेक अवे इज कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग और वेन एवर यू आर सेविंग, एंश्योर कि वो आपका इन्फ्लेशन को ज़रूर बीट कर रहा हो। शेक्सपियर ने लिखा था, एक उसने लिखी थी पोएम, उनकी थी 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। इन्वेस्टमेंट में भी वैसे ही होता है कि हर एक स्टेज का जो रहता है, इन्वेस्टमेंट का एक स्टेज होता है। और जब इनिशियल हम लोग 20 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, 20 to 45 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये वो स्टेज होता है जब हम अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। और उसके बाद जब रहता है, जब हम 50s में या जब रिटायरमेंट में जब जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमने वेल्थ एक्यूमुलेट करा है उसको फिर अपनी लाइफ सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी गोल के संग अटैच करिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं और वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी वेल्थ प्लानिंग जो रहेगी वो अधूरी रहेगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जब मेरे को पैसे की ज़रूरत रहे तो मुझे वहाँ पर इमीडिएटली मिले। म्यूचुअल फंड के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने एक छोटा से अमाउंट वो कटता रहता है, बट इसका पावर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल एक एग्जांपल हमने लिया है। 25 ईयर्स, 30, 35, 40 ईयर्स के 4 एज ग्रुप के लोगों का है और सिंपल 1000 का इन्वेस्टमेंट है, 8% का कंपाउंडिंग से। अगर आप देखेंगे जो जिसने अर्ली स्टार्ट करा है 25 ईयर्स में, उसका क्लोज टू 24 lakhs बन रहा है। और जो 40 ईयर्स में स्टार्ट कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो मैं आई एम 43 ईयर्स, अगर मैं आज अगर स्टार्ट करता हूं तो मेरा जो है वेल्थ जो एक्यूमुलेट होगा वो जस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है 6 lakhs। तो ये पावर है अर्ली इन्वेस्टिंग का। लिक्विडिटी मैटर्स। कोविड ने ये हम सभी को सिखा दिया कि हमारा
इन्वेस्टमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ कि मैं लिक्विडेट कर सकूँ. तो विथ दिस आई एम कंक्लूडिंग माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू विवेक जी इस इंसाइटफुल सेशन के लिए। और अब मैं अनुज जी को इनवाइट करना चाहती हूँ स्टेज पर। पहला सवाल है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, प्रियव्रता दास। In terms of the geopolitical turmoil and the tariff wars going on between countries, I think where does India stand and how or what steps does India need to take for it to grow in the next 5 years? And my follow-up question on that was, what are maybe the 1 or 2 sectors which will boost India and India's economy highest, and how does FIIs come back to India and start investing in bulks? तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो है इंडिया का जो कंजम्पशन जो रहेगा, और आप जैसे यूथ जो आ रहे हैं और हर सेक्टर में जाएंगे, तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली एक सेक्टर दिख रहा है जो बहुत प्रॉमिसिंग है. उसके अलावा जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ये सेक्टर भी जो रहेगा बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है. बिकॉज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन जो करने हैं वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, और ये सेक्टर भी बहुत वास्ट होता जा रहा है. और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे और भी यंग पॉपुलेशन इस इकोनॉमी में आएंगे, ऐड अप करेंगे, तो ये 2 सेक्टर जो रहेगा ये काफ़ी अच्छा करेगा. अगले सवाल पे आते हैं. मणिकर्णा साहा, मणिकर्णा का सवाल ये है कि आई हैव नोटिस अ सिग्निफिकेंट राइज इन ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स इन दिस इवॉल्विंग लैंडस्केप. हाउ डू द रोल्स ऑफ अ ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजर चेंज? देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है. अगर मैं यूटीआई की बात करूं तो लास्ट मोर देन 55 ईयर्स से हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में हैं, और आने वाले टाइम में और इनोवेशन यहाँ पर होंगे. बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ये एक न्यू एज दे के आ रही है. तो आने वाले टाइम में भले कितने AIs आ जाएं, बट वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. और एज अ ट्रेडिशनल फंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहले जो थे सिर्फ डेटा रिसर्च क्रंचिंग में जो AI का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसके वजह से ये एक फैसिलिटेट कर रही है हमारे को. तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो न्यू ऐप्स भी आ रहे हैं, ये आने वाले हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनको ये एक एडिड फीचर दे रहे हैं कि आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है जर्नी स्टार्ट करिए. बट मैं एक चीज़ अनुज एक चीज़ बस जस्ट ऐड करना चाहूँगा, और ये मेरा एक एडवाइस है आप लोगों से. आप लोग ऐप के थ्रू डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करिए, मगर साथ ही साथ एक अच्छा एडवाइज़र अपने साथ ज़रूर रखिएगा. आई एम श्योर बहुत बार ऐसा होता होगा कि डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, अनसर्टिनिटी से आप डील करते होंगे. अगर ऐसा है तो जो अगला सेशन है वो आपके लिए है. मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्रुति स्वरूप जो कि फाउंडर हैं एम्ब्रेस कंसल्टिंग की, साथ ही स्मिता डी जैन लाइफ एंड प्रोफेशनल कोच, और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर जयंती दत्ता जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, टू जॉइन मी ऑन स्टेज. स्वरूप पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितना इम्पोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी गौर करना. मुझे याद है व्हेन आई वाज एट दिस एज एंड आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट उस समय स्टार्ट था, एंड आई रिमेंबर सेइंग आई वांट टू गो फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, एंड द कन्वर्सेशन एट होम वाज आर्ट ऑफ लिविंग में तो वो लोग जाते हैं जिनका दिमाग ख़राब होता है. वाई डू यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन, वाई डू यू नीड टू स्पीक, सो यू डोंट नीड अ काउंसलर. एंड मेंटल हेल्थ इज सीन एज not something that we speak about because it's like, okay, you're not normal, it's a taboo. The fact is, the more you speak, the better it is. Which is why today we are looking at counselors, we're looking at coaches, we're looking at therapists. And open conversations are what will set the tone for, I think, a good life, a healthy life. And just like we need doctors for any problem in the body, we need doctors for any problem. It's a part of the body. कौन से ऐसे मिथ है जिनको ओवरकम करना चाहिए, जिन पे बिलीव नहीं करना चाहिए? अगर किसी को मेंटल किसी को कुछ एंग्जाइटी है, दैट मीन्स द पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग, और दैट मीन्स कि कुछ वीकनेस है. दैट्स द बिगेस्ट मिथ. कुछ प्रॉब्लम है एंड उसको फिर हश कर दिया जाता है. द थिंग इज़ दैट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ इज़ अ पार्ट, आपका माइंड भी इज़ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी ही. एंड जस्ट लाइक आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, राइट? तो अगर आपको एंग्जाइटी है और अगर वो एंग्जाइटी नॉर्मल फ्रेंड से, फैमिली से आप बात नहीं कर पा रहे या बात करके ठीक नहीं हो रहा, देन यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, लाइक अ काउंसलर, लाइक अ कोच.
You know, I would say it's an imperative because आज की डेट में हम क्या कहते हैं, all of us in India, we read, we hear, we listen कि India is a youthful country, demographic dividend है. Now, how will you realize this demographic dividend if our population is not fully fit? And when I say fully fit, ये बस वो माना जाता है physically fit होना चाहिए, which also thankfully over the last few years हुआ है. नहीं तो पहले तो बस यही है academics में ही focus करो. Now focus on academics is important, but that's not the only thing. In the last 3 decades, the anxiety and depression incidence has increased by 52%. 52%, 10 to 24 years, जो हमारी youngest cohort है. Now, how will you realize demographic dividend? अगर वो fit ना हो, वो आगे जाके फिर काम, how will they give their best? So that is the reason. डॉक्टर दत्ता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अवेयरनेस और चैलेंजेस दोनों इससे एसोसिएटेड हैं. अगर हम अवेयरनेस की बात करें, अगर कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कौन से वो अर्ली साइंस हैं जिनके थ्रू ये पता लगा कि हाँ यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इनको कंसिडर करना ज़रूरी है या फिर एक आगे बढ़ना ज़रूरी है? अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपके पास एक वाइब्रेंट हेल्दी बॉडी है, आप हकदार हैं वाइब्रेंट हेल्दी माइंड की. अगर एक हेल्दी बॉडी बीमार हो सकता है तो एक हेल्दी वाइब्रेंट माइंड भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकता है उसको. You can see yourself in the mirror, but if I ask you, what's your age? You will tell me immediately from the date of your birth. But if I ask you, what's your mental age? Do you know your mental age? Yes or no? This is where the trick is. You can go to your physician, he will not be able to tell you. Your mom or your dad will not be able to tell you what's your mental age. Your mental age, you have to go to a psychologist. You have to go to a clinical psychologist. Now the psychologist will also not go by the face. The psychologist will also make you appear, take some tests, some psychometric tests to understand the mental maturity of yours. आप physician के पास जाते हो, कोई आपके ऊपर तोहमत नहीं लगता. Right. But the taboo is if you go to a psychologist, are you pagal? You are not. We are in an era. If something goes wrong, please don't hesitate. Seek help. This taboo, you and I can erase it from the society. चलिए डॉक्टर दत्ता ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया. आई एम श्योर आप सबको समझ में आया होगा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको खुद को कंसिडरेट करनी पड़ेगी अपनी मेंटल हेल्थ की वेल बीइंग के लिए. थैंक यू मिस्टर रूप जैन और डॉक्टर दत्ता इस कॉन्वर्सेशन के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अगला सेशन ये सोचने का है कि फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय आज़ादी का असली मतलब क्या होता है. सिर्फ आंकड़े या फॉर्मूले नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज़, पर्पस और एक ऐसा जीवन बनाना है जो आपके हिसाब से हो. और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं लक्ष्मण जी को एक बार फिर से मंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ. और साथ ही प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर हरसिमरन संधू, एसोसिएट डीन एंड प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट IIMT गाजियाबाद. वेल्थ मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ में बहुत ही गहरा रिलेशन है और इसलिए मेंटल हेल्थ सही होना कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. और जब वेल्थ मैनेजमेंट की बात होती है तो ये कहते हैं लोग कि पैसा ही सब कुछ है क्या. दरअसल पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है. ये इस चीज़ को आप लोग अभी नहीं मानेंगे तो आगे चल के इसको स्वीकार करेंगे. और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, इसको लेकर बहुत सारे के उधर बुन चलते हैं. मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डूब जाए, 100 रुपये 80 रुपये ना हो जाए. लेकिन आप तो 20 साल तक मैनेजमेंट की, वेल्थ मैनेजमेंट, आपको कोई भी डर नहीं लगा? वो भी अपना पैसा नहीं, किसी और का पैसा मैनेज कर रहे थे आप. फर्स्ट धन्यवाद करता हूँ IIMT गाजियाबाद आने के लिए, CNBC आवाज़ का. मैंने अपना करियर 2003 में स्टार्ट किया था और आपको अगर याद होगा तो 2003 से 2008 तक एकदम स्पेक्ट्रल को बुल रन था एकदम. मतलब 30% रिटर्न था और कोई भी इन्वेस्टर आके हमसे पूछता था कि मेरा सिर्फ 18 या 20% रिटर्न आ रहा है, मैं तो अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ मार्केट को. और जब 2008 का आपने वो क्रैश देखा होगा, 21,000 पे मार्केट पहुंच गया था और हमने 8,000 पे आ गए थे. वो मेरा पहला जॉल्ट था सबसे करियर का. और उसने जो लर्निंग्स दी मुझे पर्सनली, जो लर्निंग्स आपको बेयर मार्केट में आती हैं वो आपको बुल मार्केट कभी नहीं दे पाता है. उसमें मुझे समझ आया एसेट एलोकेशन का असली महत्व.
बिकॉज अगर आप एसेट एलोकेशन को देखेंगे तो एसेट एलोकेशन एक्सट्रीम एंड्स पे काम करती है, या बिल्कुल जब बाजार एकदम गिर जाता है या बाजार एकदम जब उठ जाता है, क्योंकि कोरिलेशन 1 हो जाती है। फिर जब सब कुछ उठता है तो सब कुछ ऊपर उठ जाता है, और जब नीचे गिरता है तो सब कुछ नीचे गिर जाता है। तो आपको जब बाजार नीचे गिरता है तो तब एसेट एलोकेशन याद आती है कि मैंने कुछ परसेंटेज गोल्ड में क्यों नहीं डाला, कुछ परसेंटेज कैश में क्यों नहीं डाला, काश वहाँ डाल लिए होते। काश वहाँ डाल, ये मेमोरी तभी आती है दिस थिंग। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट का काफ़ी मतलब इमोशंस के साथ है। अगर आप देखेंगे जो सबसे आउटकम है सबका वो प्राइस है, लेकिन प्राइस आपके हाथ में नहीं है, पर इनपुट आपके हाथ में ज़रूर है। तो उस जब आप इस तरह का देखेंगे बाजार के अंदर, तो ये जब आपको उतार चढ़ाव आपको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं वेल्थ मैनेजमेंट का। और जब हमने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो देखने शुरू किए तो तभी जब कस्टमर के पोर्टफोलियो ऊपर नीचे, और जब हम उनसे बात कर रहे थे तभी हमें काफ़ी इंसाइट्स मिले कि एसेट एलोकेशन क्यों काम करती है। कि लोगों के पास एक होते इनकम अर्निंग जिसको कहते हैं, एक होता है वेल्थ उसके पास, दोनों का मैनेजमेंट आप लोग एक ही तरीके से करते हैं? मुझे लगता है कि वेल्थ वो होनी चाहिए जब आपको पैसा चाहिए आपको मिलना चाहिए 24 घंटे 24 घंटे में या 2 दिन में, जो भी T+2 आपका जो म्यूचुअल फंड के अंदर है। रियल एस्टेट आपका पार्ट ऑफ नेटवर्थ हो सकता है। इनकम जब हम इनकम पूछते हैं तो हम सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपकी घर का रोज का मर्रा का क्या आपका एक्सपेंसेस हैं, आपको कोई अभी शॉर्ट हॉलीडे तो नहीं जाना, या आपका कोई बड़ा खर्चा तो नहीं है, बेटी की शादी तो नहीं है, या कॉलेज की फ़ीस तो नहीं है। जब हम उन खर्चों को निकाल देते हैं और प्लानिंग के हिसाब से, फिर हमारे जो एक्सेल शीट में आता है उसको हम वेल्थ क्रिएशन रख देते हैं। और मुझे लगता है उसमें जो टाइम का इंपॉर्टेंस है मुझे बहुत ज़्यादा लगती है वेल्थ क्रिएशन के अंदर। अगर आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझे वेल्थ क्रिएशन के अंदर, अल्टीमेटली सब कुछ ही वक्त है इसके अंदर। आप जितना ज़्यादा वक्त देंगे अपनी वेल्थ को तो उतना ही आपका वेल्थ ग्रो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समय निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस बच्चे लोग इससे थोड़े बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपाली। यूटीआई म्यूचुअल फंड और सीएनबीसी आवास की ओर से इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, भविष्य वो नहीं जिसका आप इंतज़ार करते हैं, भविष्य वो है जिसे आप खुद बनाते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया सभी योजना संबंधी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप सभी का धन्यवाद और आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।